पोटेंशियल आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, रसिया पे वार क्राइम के आरोप लग रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, यूक्रेन और पोलैंड ने रसिया पे वार क्राइम्स के आरोप लगाए हैं। इसको लेकर यूनाइटेड नेशन की जो राइट बॉडी है, उन्होंने रसिया पे इसकी जांच को आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। इसको देखते हुए चलिए आज समझते हैं कि क्या होते हैं वार क्राइम्स और रसिया पे क्या वार क्राइम्स के एलिगेशंस है, और अगर कोई कंट्री या कोई पर्सन या कोई लीडर अगर वार क्राइम्स में दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कैसी कार्रवाई की जाती है। तो जैसा कि हम लोग इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसमें जो तस्वीरें हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहीं पैसेंजर कार, कहीं एक थिएटर, मारियोपोल में थिएटर है, या फिर कोई व्यक्ति जिसके घर पे अटैक हुआ है वो बाहर निकल रहे हैं, या फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं रोड पे हजारों व्यक्तियों के घर टूटे पड़े हुए हैं। इसको लेकर रसिया पे आरोप लग रहा है कि उसने सिविल जो सिविल सोसाइटी है या फिर सिविलियन के ऊपर अटैक किए हैं, जिसको लेकर उस पे जांच की जाए चाहिए और उसको जुर्माना या उस पे किसी किसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की जानी चाहिए। चलिए समझते हैं कि क्या क्या एलिगेशन रसिया पे लग रहे हैं पुतिन के खिलाफ। तो सबसे पहला एलिगेशन जो है कि यूक्रेन का कहना है और यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंक्वायरी का कहना है कि एविडेंस है कि रसिया इलीगल ट्रांसफर ऑफ सैकड़ों बच्चों का कर रहा है रसिया की ओर, और रसिया ने कुछ ऐसे पॉलिसी बनाए हैं जिसके थ्रू चिल्ड्रेन, जो यूक्रेनियन चिल्ड्रेन है, उसको फोर्स किया जा रहा है कि वो रशियन सिटीजनशिप लेकर परमानेंटली रसिया में बस जाएं। इसको लेकर बहुत सारे पॉलिसीज बनाए गए हैं। हालांकि अभी ये ट्रांसफर को टेम्पोररी कहा जा रहा है, परंतु यह बाद में प्रोलॉन्ग बन जाएगा और चिल्ड्रेन को उनके पेरेंट्स के साथ कोई भी प्रकार का संपर्क बनाने में बहुत सारी दिक्कत आएगी, जिसके कारण चिल्ड्रेन परमानेंटली रसिया में बस जाएंगे। यूनाइटेड नेशन के जो इन्वेस्टिगेटर हैं, उनका ये कहना है। अभी तक यह माना जा रहा है कि रसिया में 16,221 चिल्ड्रेन को डिपोर्ट किया जा चुका है। यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन के अनुसार और यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के अनुसार किसी भी प्रकार का फोर्स्ड डिपोर्टेशन एक टाइप से ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वायलेशन है और यह वार क्राइम के अंदर आता है। इसके अलावा भी कई सारे वार क्राइम के आरोप रसिया में लगे हैं, जिसमें रेप्स, किलिंग्स, वाइड स्प्रेड टॉर्चर की उन पे एलिगेशन लगती आई है। रसिया पे यह आरोप लगा है कि उन्होंने ह्यूमैनिटी के खिलाफ बहुत सारे सीरियस क्राइम किए हैं और उन्होंने जानबूझ के यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है, खास करके सिविलियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को। ऐसे बहुत सारे जगह जहां जो कि पहले यूक्रेन में हैं, जो कि पहले रशियन सोल्जर के द्वारा ऑक्युपाइड थे, वहां मास बरियल के साइट्स मिले हैं, जो कि बताते हैं कि उन सिविलियन को टॉर्चर किया गया है और उनको मारा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अप्रैल 2022 में 400 बॉडीज ऑफ सिविलियन मिले थे बुचा, एक शहर जो कि कीव के आसपास स्थित है। सितंबर 2022 में खार्किव रीजन के आसपास एक इजियम करके एक शहर है, जहां पे 450 बॉडीज के मास ग्रेव मिले हुए हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि रसिया ने 400 वार क्राइम्स कमिट किए हैं खेरसोन रीजन में, जब उनका ऑक्यूपेशन था वहां पे मार्च से नवंबर 2022 तक। इसी प्रकार रसिया पे आरोप है कि उन्होंने मार्च 2022 में एक थिएटर पे अटैक किए थे मारियोपोल के अंदर, जो कि चिल्ड्रेन के लिए एक रिफ्यूज सेंटर के रूप में यूज किया जा रहा था वॉर के दौरान। रसिया पे यह भी आरोप है कि उन्होंने एक हॉस्पिटल पे अटैक किया था मारियोपोल के दौरान, जहां पे बहुत सारे लोग फंसे हुए थे मार्च में। इसी को लेकर एक यूनाइटेड नेशन में एक कन्वेंशन, एक प्रपोजल आया था जिसमें 28 कंट्रीज ने वोटेड इन फेवर किया है। मतलब रसिया पे जो आरोप लगे हैं वार क्राइम्स को, उसको लेकर जांच को लेकर वोट किया है, और उनका कहना है कि एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन बनाई जाए जो रसिया को अकाउंटेबल साबित करे उनके वॉर क्राइम्स को लेकर, तथा उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती है उसको सुनिश्चित किया जाए। इसको लेके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, उसने रसिया पे जो वॉर क्राइम्स के आरोप है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिक्लेयर किया है कि उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमिटी बनाया है। हालांकि इस वोटिंग के दौरान 17 कंट्रीज अब्सटेन रहे और 2 कंट्री ने किसी भी प्रकार का इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट कमीशन जो कि रसिया पे इंक्वायरी करेगा वॉर क्राइम्स को लेकर, उसके खिलाफ वोट दिया था। तो चलिए समझते हैं वॉर क्राइम क्या होता है।
तो वॉर क्राइम को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा कि युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। युद्ध में यह माना जाता है कि आप किसी भी प्रकार से सिविलियन पे अटैक नहीं कर सकते। सिविलियन को किसी भी प्रकार का आर्म कन्फ्लिक्ट जो कोई कंट्री के बीच हो रहा है या कोई मिलिट्री के बीच हो रहा है, उन पे असर नहीं पड़ना चाहिए। और युद्ध किसी भी प्रकार से जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज है उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर सकता है। वॉर क्राइम्स के अंदर किसी भी प्रकार के मर्डर, टॉर्चर, रेप या किसी प्रकार का सेक्सुअल वायलेंस, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिविलियंस या नॉन कम्बाइंट है जो कि युद्ध में लड़ नहीं रहे हैं, जैसे कि सिविलियन हो गए, उन पे किसी प्रकार का डेलिब्रेट अटैक नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे वेपन्स है जिससे मास किलिंग हो सकते हैं, जैसे केमिकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर वेपन, उस टाइप के वेपन का यूज पे रोक है इस युद्ध के दौरान। इंटरनेशनल लॉ के अंदर वॉर क्राइम्स को एक सीरियस क्राइम के रूप में माना जाता है और जो भी इसके परपेट्रेटर और दोषी होते हैं उनको उसका दोषी ठहराया जाना चाहिए और नेशनली और इंटरनेशनली में उनको पनिश या फाइन किया जाना जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियन को किसी भी प्रकार का उनको टॉर्चर या किसी भी प्रकार का ज्यादती से नहीं गुजरना पड़े। इसको लेकर 2002 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का स्थापना किया गया था, जो कि वैसे इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट करेंगे जो कि वॉर क्राइम्स, जेनोसाइड या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में दोषी पाए जाएंगे। यहाँ पे हम लोग को समझना जरूरी है कि वॉर क्राइम्स वैसे क्राइम्स होते हैं जो कि वॉर के दौरान किए जाते हैं। कोई कोई क्राइम जैसे कि टेररिज्म जो कि पीस टाइम्स के दौरान किए जाते हैं, हालांकि वो भी सिविलियंस के अगेंस्ट किए जाते हैं, परंतु उनको वॉर वॉर क्राइम के अंदर नहीं माना जाता है। वॉर क्राइम्स में वैसे ही क्राइम्स आते हैं जो किसी आर्म कन्फ्लिक्ट या किसी मिलिट्री कॉम्बैट के दौरान सिविलियंस के ऊपर किए जाते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन जो कि अंतर्राष्ट्रीय लीडर या कंट्री को अकाउंटेबल ठहराते हैं तथा उनको पनिश करते हैं वॉर क्राइम्स को लेकर। कहीं कहीं किसी कंट्री में कुछ ऐसे लॉज भी बनाए गए हैं जो वहां के लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार का अगर वॉर क्राइम्स किया जाता है उसको लेकर उनके जुरिडिक्शन के अंदर, तो उसको लेकर कानून बनाते हैं और वो उसको जांच करके किसी भी प्रकार के वॉर क्राइम्स को प्रोसिक्यूट करने का पूरा उनमें ब्यौरा दिया रहता है। वॉर क्राइम्स के लोगों को प्रोसिक्यूट करना बस इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि वॉर क्राइम्स में शामिल लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाए, बल्कि किसी भी प्रकार का अगर फ्यूचर में ऐसे वायलेशन ना हो उसको डिटर करना भी एक उद्देश्य रहता है वॉर क्राइम्स का इन्वेस्टिगेशन और उनके दोषियों को सजा देने के रूप में। इसलिए किसी भी प्रकार के वॉर क्राइम को ना ही टॉलरेट किया जाना चाहिए और उनको पनिश किया जाना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं क्या क्या मेजर कन्वेंशन और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जो कि वॉर क्राइम्स को लेकर बनाए गए हैं। पहला कन्वेंशन जो है वो इसको जेनेवा कन्वेंशन कहा जाता है। यह 4 इंटरनेशनल ट्रीटीज है जिसको वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बाद बनाया गया था। इसमें ह्यूमैनिटेरियन रूल्स ऑफ वॉर को डिफाइन किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी में और जापान या चाइना में बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें सिविलियन के ऊपर को प्रोसिक्यूट किया गया था और उनको बहुत सारे टॉर्चर से गुजरना पड़ा था। उसको लेकर जेनेवा कन्वेंशन बनाया गया था ताकि सिविलियंस और प्रिजनर ऑफ वॉर को बचाया जा सके किसी भी प्रकार के आर्म कन्फ्लिक्ट या किसी प्रकार के मिलिट्री कॉम्बैट के दौरान। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है उसको रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। इस ट्रीटी के थ्रू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का स्थापना किया गया था, जो कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है जो किसी भी प्रकार के वॉर क्राइम, जेनोसाइड और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को इन्वेस्टिगेट करता है तथा उसको प्रोसिक्यूट करता है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कन्वेंशन वो केमिकल वेपन कन्वेंशन के रूप में है। यह कन्वेंशन किसी भी प्रकार के केमिकल वेपन्स के प्रोडक्शन, उसके स्टॉक पाइलिंग और इसके यूज को रोक लगाता है और उस किसी भी प्रकार का केमिकल वेपन्स के प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग और उसके यूज को मॉनिटर करता है थ्रू कंप्लायंसेस। इसके अलावा एक और कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन, जो किसी कुछ खास टाइप के कन्वेंशन वेपन होते हैं जो कि एक्सेसिवली इंजूरियस फॉर ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं, उनको मॉनिटर करता है और उनके यूज को प्रोहिबिट और रेगुलेट करता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट कन्वेंशन और ट्रीटी है जो वॉर क्राइम्स को
ये बनाया गया वो है आर्म ट्रेड ट्रीटी, जो किसी भी प्रकार के इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ आर्म्स और कन्वेंशनल वीपन को रेगुलेट करता है, ताकि ह्यूमन सफरिंग ना हो किसी भी प्रकार के इलिसिट ट्रेड ऑफ आर्म्स के कारण। तो इन कन्वेंशन और एग्रीमेंट को इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि सिविलियन और नॉन कॉम्बैट पर्सन जो है उनको बचाया जा सके किसी भी आर्म कन्फ्लिक्ट के दौरान, और कोई स्टेट या इंडिविजुअल अगर दोषी पाए जाते हैं वॉर क्राइम्स को कमिट करने के कारण, उनको प्रॉपर उन पे सजा और उनको पनिशमेंट दिया जाए सके। तो चलिए समझते हैं कि अगर कोई कंट्री या कोई लीडर दोषी पाया जाता है वॉर क्राइम से, तो उस पर क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला कंसिक्वेंसेस हो सकता है कि उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, और उनको किसी कोई सजा जो भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिस करती है उसको वो सजा दिया जा सकता है। दूसरा कि उस कंट्री के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। तीसरा, उस कंट्री को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जा सकता है, और किसी भी प्रकार का अगर ऐसा सिचुएशन राइज करता है कि मिलिट्री इंटरवेंशन का रिक्वायरमेंट हो, तो यूनाइटेड नेशन के थ्रू या नेटो के थ्रू मिलिट्री इंटरवेंशन भी उस कंट्री के अंदर किया जा सकता है, सो दैट सिविलियन और जो नॉन कॉम्बैट है उनको बचाया जा सके। इसके अलावा रिपेरेशन की जो भी विक्टिम्स है वॉर क्राइम्स के, उनको प्रॉपरली उनको हर्जाना भरना पड़ेगा, ताकि उनका रिहेबिलिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन प्रॉपरली किया जा सके। हालांकि इस केस में यह नोट करना बहुत जरूरी है कि यूक्रेन और रशिया दोनों ने रोम स्टैट्यूट पे साइन नहीं किया है, जिसने आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का स्थापना किया है। इसके कारण जो भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है वो यूक्रेन और रशिया के ऊपर वैलिड नहीं होगा, और वो ऑटोमेटिकली लागू नहीं होगा। उसको अगर लागू करना है तो यूक्रेनियन अथॉरिटीज और यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के हेल्प के द्वारा या कॉपरेशन के द्वारा ही लागू किया जा सकता है रशिया के ऊपर। तो चलिए समझते हैं कि पास्ट में ऐसे कौन कौन से इंस्टांसेस हुए हैं जिसमें वॉर क्राइम्स के दोषियों को उनको सजा मिली है या उनपे किसी भी प्रकार का एक्शन लिया गया है। तो न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स हुए थे, जो कि जर्मनी के ऊपर चले थे। चूंकि जर्मनी में बहुत सारे जो वहाँ पे वहां पे जो ज्यूस रहते थे उनको प्रोसिक्यूट किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो एक न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जिसमें हाई रैंकिंग नाजी ऑफिसर्स जो थे उनको सजा दी गई थी। बहुत सारे नाजी लीडर को सेंटेंस टू डेथ या सेंटेंस टू प्रिजन दिया गया था, और कुछ को उसमें जो दोषी नहीं पाए गए थे उनको एक्विट भी किया गया था। इसी प्रकार यूगोस्लाविया के अंदर जो बाल्कन रीजन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वहाँ एक बोस्नियन एंड सर्ब लीडर रादोवन कारादिक और जनरल राटको मलेडिक को वॉर क्राइम्स के अंदर दोषी पाया गया था, तथा उनको प्रोसिक्यूट किया गया था। 2002 में जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई थी, इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उमर अल बशीर, जो कि सूडान के प्रेसिडेंट थे, और आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट लॉरेंट बागबो उन पे जांच किया था, और उनपे कुछ वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड के उनपे केसेस चले थे, और उस पे आईसीसी ने उनका इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूट किया था। इसके अलावा कुछ सैंक्शन ऐसे लगाए गए हैं, जैसे खास करके यूनाइटेड नेशन सैंक्शन, जो कि सद्दाम हुसैन के रिजीम के दौरान इराक पे लगाए गए थे, और नॉर्थ कोरिया पे भी अभी लगाए गए हैं फॉर इट्स ह्यूमन राइट एब्यूजेज। कुछ ऐसे मिलिट्री इंटरवेंशन भी हुए हैं पास्ट में नेटो के द्वारा, जैसे कोसोवो में, जो कि अल्बेनियन के इतनी क्लींजिंग हो रही थी सर्बियन फोर्सेस के दौरान, उसको रोकने के लिए, और किसी उस दौरान जो वॉर क्राइम्स हो रहे थे उसको रोकने के लिए। तो आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप मेरे चैनल पोटेंशियल आईएएस को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं, ताकि कोई भी वीडियो अगर पब्लिश होता है आपको उसका नोटिफिकेशन जाए, और अपने दोस्तों या फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।